पहले से किसी भी चीज का बेहतर होना, अच्छा बनना, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग विकास के नाम से पुकारते हैं। तो आप देखते हैं कि एक व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति के लिए विकास हो, ये भी जरूरी नहीं है, वो दूसरे व्यक्ति के लिए अभिशाप भी हो सकता है। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि अगर हमें किसी देश को बताना है कि ये अमीर देश है, ये गरीब देश है और ये मध्यम देश है, तो हमें सिर्फ उस देश के अंतर्गत क्या देखना होगा, प्रति व्यक्ति आय, लोगों की आय को देखना होगा, है ना, कि हर व्यक्ति उस देश में कितना कमा लेता है। यूएनडीपी क्या कहता है कि दोस्तों अगर आपको किसी देश के अंतर्गत विकास को चेक करना है, तो विकास को चेक करने के लिए उस देश की आय तो देखो कि लोग वहां पर ज्यादा कमाते हैं कि नहीं, लेकिन उसी के साथ साथ वहां पर शिक्षा के स्तर को देखो, वहां पर स्वास्थ्य की स्थिति को देखो, है ना, उसी के साथ साथ लोगों को नौकरी मिल रही है कि उस देश में नहीं मिल रही, ये भी देखो। ऐसा देश जहां गरीबी कम, रोजगार ज्यादा, शिक्षा का स्तर अच्छा और जहां पर लोग ज्यादा कमाते हैं, तो उनको हम लोग डेवलप्ड नेशन कहते हैं। उन्होंने अपने आप को बेहतर बना लिया है, सबसे बेहतर रूप में वो अपने आ चुके हैं। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती क्लास में। हम लोग अपनी कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों मैं आप सभी के सामने पेश कर रहा हूं हमारी ये समरी सीरीज। और इस समरी सीरीज के अंतर्गत हम लोग आप सभी के सामने पेश करने जा रहे हैं विकास वाला चैप्टर, है ना दोस्तों। तो आप देखते हैं कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हमारा चैप्टर है, अध्याय है, और ये जो चैप्टर है दोस्तों इसका नाम है विकास। और ये हमें कहां पर देखने को मिलता है, आपकी जो इकोनॉमिक्स वाली पुस्तक है, या फिर आप देखते हैं कि आपकी जो अर्थशास्त्र का भाग है, सामाजिक अध्ययन का, उसके अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, इस चैप्टर को देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सा अध्याय है, काफी छोटा अध्याय भी है और काफी प्यारा चैप्टर भी है। इस चैप्टर से आप देखते हैं कि दोस्तों बहुत सारे सवाल आपके पेपर के अंतर्गत पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हर एक बिंदु को बहुत ही आसानी के साथ हम लोग समझेंगे। चैप्टर का नाम होगा विकास, है ना, और इस चैप्टर के अंदर दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने इस पूरे चैप्टर को अपने आज के इस एक ही लेक्चर के अंदर हम लोग खत्म खल्लास फिनिश कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आप और मैं क्या पढ़ेंगे, अपन लोग किन चीजों को समझने वाले हैं, इसको हम लोग आपके अपनी आज की इस क्लास में देखते हैं। हम लोग सबसे पहले इस आज के चैप्टर में दोस्तों इस शब्द को समझेंगे कि भैया अर्थव्यवस्था आखिर होती क्या है, अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग ये जानेंगे कि विकास से क्या तात्पर्य होता है, विकास का क्या अर्थ है, विकास क्या होता है। उसी के साथ साथ हर देश के अंतर्गत आप देखते हैं कि हर देश अपने आप को विकास वाला देश बनाना चाहता है। हर देश ये चाहता है कि उस देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हों, वहां पर लोगों को अच्छी नौकरियां मिलें, इसी को हम विकास के तौर पर देखते हैं। और हम देखते हैं कि विकास को मापने के क्या तरीके हैं, उसको हम लोग आय के तौर पर, सैलरी के तौर पर देखते हैं, और उसके कुछ और रूप भी हमें देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय होती क्या है, प्रति व्यक्ति आय किस तरीके से निकाली जाती है, प्रति व्यक्ति आय के जरिए हम लोग विकास को कैसे चेक कर सकते हैं, ये समझेंगे। फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में, ये होता क्या है, ये कैसे किसी देश के आपको दिखता है कि विकास को प्रभावित कर सकता है, उसी को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग जानेंगे सकल घरेलू उत्पाद, जिसे अपन लोग जीडीपी के नाम से भी पुकारते हैं। और आपने कहीं ना कहीं शब्द को बहुत बार सुना होगा कि भाई देश की जीडीपी बढ़ रही है, देश की जीडीपी घट रही है, तो जीडीपी बढ़ने घटने के क्या कारण होते हैं, जीडीपी होती क्या है, ये किस तरीके से चेक की जाती है, उसको समझेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे शिशु मृत्यु दर के बारे में। शिशु मृत्यु दर क्या है, ये कैसे किसी देश के विकास को प्रभावित कर सकती है, इससे किसी देश के विकास को क्या फर्क पड़ता है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और फिर जन्म के समय संभावित आयु, है ना, ये क्या होती है और ये कैसे विकास को प्रभावित करती है दोस्तों, इसको भी हम लोग आप सभी के समक्ष अपनी आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और फिर बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, साक्षरता दर के बारे में, कि साक्षरता दर होती क्या है, ये कैसे किसी देश के विकास को प्रभावित करेगी। लोगों का पढ़ा लिखना होना, ये साक्षरता दर कहलाता है, इसका अर्थ क्या है, ये कैसे विकास को प्रभावित करती है, इसको हम लोग समझेंगे। तो आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो इन सभी बिंदुओं पर आधारित है। और हम देखते हैं कि आज की अगर आप हमारी इस क्लास को कर लेते हैं तो आपके पेपर में इस चैप्टर से जितने भी सवाल बनते हैं उसको आप लोग आसानी से समझ पाएंगे, कर पाएंगे और बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो समय को बिल्कुल व्यर्थ नहीं करते हुए इन सभी बिंदुओं को हम लोग करेंगे डिस्कस, और बहुत सरलतम तरीके से इन सभी बातों को हम लोग अपनी आज की इस क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत कर देते हैं। और सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहां पर एक शब्द आप सभी के सामने रख रहे हैं, जिसे हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, जिसे हम लोग अर्थव्यवस्था कह रहे हैं। हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये शब्द बहुत बार सुना है, भारत देश की अर्थव्यवस्था, यूरोप की अर्थव्यवस्था, या फिर हम कहते हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था। आखिर अर्थव्यवस्था होती क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि ये एक तरीके का ढांचा, यानी कि एक फ्रेम है, जिसके अंतर्गत आप देखते हैं कि हम देश के अंतर्गत अलग अलग जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो अर्थव्यवस्था हम देखते हैं कि एक तरीका है, और इस तरीके में हम लोग देश के अंतर्गत जो अलग अलग आर्थिक क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाओं का क्या तात्पर्य होता है दोस्तों, आर्थिक क्रियाओं का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा काम जिसको करने के बाद आपको पैसा मिलता है ना। आर्थिक क्रिया मतलब कोई भी ऐसा काम जिसको करने के बाद आपको पैसा मिलता है, तो वो आर्थिक क्रिया हुई। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के बाद हमें सैलरी मिलेगी, तो ये एक आर्थिक क्रिया है। कोई डॉक्टर है, इलाज करता है, तो उसे आप उसकी सैलरी देते हैं। किसान अपने सामान को बेचकर, फसल को बेचकर पैसा प्राप्त करता है। यूट्यूबर्स वीडियोस बनाकर अपने पैसे को अर्जित करते हैं। तो जो भी अलग अलग काम लोग कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए ही कर रहे हैं। और जब हम इन सभी कामों का अध्ययन करते हैं, जब हम इन सभी अलग अलग कामों का क्या करते हैं, इन सभी अलग अलग
अलग आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो ये क्या कहलाती है दोस्तों, इन सभी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों, अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि देश के अंतर्गत जो अलग अलग काम कर रहे हैं लोग, इनके बारे में जब अध्ययन किया जाता है कि कहां पर कौन लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, कैसे हम लोग कृषि के लोगों को ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, उसी को हम लोग अर्थव्यवस्था के नाम से पुकारते हैं। अब एक और शब्द आपके पेपर के अंतर्गत पूछा जाता है इस चैप्टर से, जिसे हम लोग कहते हैं आर्थिक विकास, है ना। और आर्थिक विकास का मतलब क्या है, अगर आप लोग अर्थव्यवस्था को समझ गए होंगे तो आप लोग आर्थिक विकास को भी बहुत सरलतम तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों। आर्थिक विकास का मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि लोग क्या कर रहे हैं, उनकी सैलरी में विकास होना, है ना। आर्थिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, आर्थिक का मतलब होता है पैसे आधारित, आर्थिक का मतलब होता है पैसे के आधारित। कि अगर मैं कह रहा हूं आर्थिक विकास, तो इसका तात्पर्य है कि लोगों की जो सैलरी है उसमें क्या होना दोस्तों, दीर्घ अवधि तक वृद्धि होना। दीर्घ अवधि तक वृद्धि मतलब कि पहले आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति है जो 100 रुपए कमा रहा है, लेकिन आप देखते हैं कि फिर उसने अच्छा काम किया, उसको प्रॉफिट हुआ, फिर आप देखते हैं कि वो 200 रुपए कमाने लगा, फिर वो 500 रुपए कमाने लगा, फिर आप देखते हैं कि वो 1000 रुपए को अर्जित करने लगा, फिर भैया वो 2000 रुपए को अर्जित करने लगा, फिर उसकी कमाई 5000 रुपए हो गई, फिर वो 10,000 रुपए तक पहुंच गया, फिर आप देखते हैं कि वो 1 लाख रुपए तक पहुंच गया। समझ पा रहे हैं आप? जी हाँ, ये आर्थिक विकास का मतलब हुआ कि धीरे धीरे करते करते आपके जो आय है, आपकी जो सैलरी है, आपका आप देखते हैं कि जितनी भी कमाई आपकी आ रही है चाहे बिजनेस करने के बाद, उसमें बढ़ोतरी होते जाना लंबे समय तक, उसको हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं। ठीक हुआ? तो अब तक हमने इन दो शब्दों को समझा है, अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का मतलब है कि दोस्तों आपकी जो कमाई है, चाहे आप सैलरी से करते हैं या फिर बिजनेस से पैसा कमाते हैं, उसका लगातार बढ़ते जाना लंबे समय तक, इसी को हम लोग आर्थिक विकास के तौर पर समझ रहे हैं। अब यहां पर दोस्तों हम लोग ना इस शब्द को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये विकास है क्या। ठीक है, चलिए विकास, सर जी हम ना जानते हैं विकास क्या है, विकास हमारी क्लास में पढ़ता है रोल नंबर 6। मेरे भाई ये वो विकास नहीं है ना। अब यहां पर विकास का तात्पर्य क्या है, अंग्रेजी में हम लोग इसे डेवलपमेंट कहते हैं। देखिए विकास को अगर हम लोग सीधे सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं तो विकास का मतलब क्या है दोस्तों, विकास का मतलब है पहले से बेहतर होना, है ना। अब इसको हम एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि आप क्लास 9th में पढ़ते हैं और क्लास 9th में पढ़ते हुए आपके आ जाते हैं 80% मार्क्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने 10वीं में आने के बाद कहा कि अब तो मैं बेहतर करूंगा, पूरी मेहनत के साथ आपने कोशिश करी और कक्षा 10वीं का जब रिजल्ट आया तो आपके आ जाते हैं दोस्तों 95% मार्क्स। तो हम ये कहेंगे कि आपने बेहतर किया है, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई आपका विकास हुआ है। ठीक है, पहले से किसी भी चीज का बेहतर होना, अच्छा बनना, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग विकास के नाम से पुकारते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति साल 2020 में आपको दिखता है कि 10,000 रुपए कमा रहा है एक महीने में, और साल 2023 में हम देखते हैं कि दोस्तों वो कमा रहा है 45,000 रुपए। तो हम क्या कहेंगे कि भाई उसने तो पहले से बेहतर करना शुरू किया, उसने अपनी जिंदगी को बेहतर किया, उसका विकास हुआ। ठीक है, समझ में आया आपको? जी हाँ। तो विकास का तात्पर्य होता है कि किसी भी चीज का पहले से बेहतर होना, चाहे आपके नंबरों का बेहतर होना हो, चाहे किसी आदमी का पैसे ज्यादा कमाना हो, चाहे आप देखते हैं कि किसी भी तरीके से कोई क्रिकेटर है, वो पहले कम रन बना रहा था लेकिन धीरे धीरे उसने ज्यादा रन बनाने शुरू कर दिए, तो आप कहेंगे कि भाई अब तो इसने अपने आप को बेहतर कर लिया, इसका तो डेवलपमेंट हो गया, इसने तो विकास कर लिया अपना। समझ में आ रहा है आपको? जी हाँ। तो अभी तक हमने विकास शब्द को आपके सामने समझा है। अब दोस्तों यहां पर ये जो विकास शब्द है उसको तो अपन लोगों ने समझ लिया कि विकास का मतलब होता है कि पहले से किसी भी चीज का बेहतर होना। और यहां पर हम लोग एक चीज देखते हैं कि जो विकास है ना दोस्तों, हमारा ये जो विकास है ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। ये जो हमारा विकास या फिर ये जो हमारा डेवलपमेंट है, आप देखते हैं कि पहले से किसी भी चीज का बेहतर होना, ये हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग विकास के नाम से पुकारते हैं। और हमारा ये जो विकास है दोस्तों, आप देखते हैं कि हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। देखिए कि एक ये रोड है, आप देखते हैं कि दोस्तों हम देखते हैं कि अब ना ये चित्र मैंने आपके सामने रखा है। भाई यहां पर ये पूरी पहाड़ी हुआ करती थी, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, है ना, कि ये पूरा का पूरा पहाड़ी हुआ करती थी और लोग क्या थे दोस्तों, पहाड़ी के उस तरफ जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता होता था। तो एक ऑर्डर आया जाता है, क्या कहा जाता है कि भाई सरकार कहती है कि हम ना हाईवे बनाएंगे, क्योंकि लोगों को बहुत लंबा रास्ता तय करके जाना पड़ता है। तो सरकार क्या करती है, आप देखते हैं कि सरकार ऑर्डर देती है कि भाई हाईवे यानी कि एक सड़क बनाई जाएगी, और इस सड़क के जरिए क्या होगा, सड़क के जरिए अब आसानी से रास्ता कंप्लीट किया जा सकता है। पहले बड़ा लंबा समय लगता था, अब आसानी से लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन जब इस सड़क को बनाया गया तो इस सड़क के इस आसपास रहने वाले जो लोग थे उनको हटाया गया, उनको हटा दिया गया, उनकी जमीनों को ले लिया गया। क्या हम इसे विकास कहेंगे? देखिए हर एक व्यक्ति के लिए विकास अलग अलग होता है। जो यात्री लोग हैं वो तो कहेंगे कि यार कितना अच्छा हुआ, पहले ना बहुत टाइम लग जाता था, पहले 1 घंटा लग जाता था, अब तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो यात्रियों के लिए तो दोस्तों आप क्या देखते हैं कि यात्रियों के लिए तो ये हाईवे जो है दोस्तों क्या हो जाता है, एक तरीके से आप देखते हैं कि विकास हो जाएगा। लेकिन जो किसान भाई यहां रहते हैं, जो लोग यहां पर रहते हैं, जिनको अपनी जमीनें छोड़नी पड़ी, जिनको अपने घरों को छोड़ना पड़ा, क्या उनके लिए ये विकास होगा? नहीं, है ना। तो आप देखते हैं कि एक व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति के लिए विकास हो ये भी जरूरी नहीं है, वो दूसरे व्यक्ति के लिए अभिशाप भी हो सकता है। समझ में आया? तो विकास का मतलब होता है पहले से किसी चीज का बेहतर होना। हर एक व्यक्ति का विकास दूसरे से अलग होता है,
हर विकास सभी के लिए विकास हो ऐसा भी नहीं है, जैसे हमने यहां पर देखा है ना कि जब रोड बन रहा है तो यात्री लोगों के लिए तो दोस्तों ये विकास हो गया कि भैया जल्दी पहुंच पाएंगे, लेकिन जो लोग जिनसे जमीन छीनी गई है उनके लिए विकास नहीं हो पाएगा। हाँ, उनको नई जगह जमीन मिल सकती है, लेकिन फिर भी उनको अपने घर को छोड़ के जाना पड़ा, बसे बसाए सामान को छोड़ के जाना पड़ा, ये उनके लिए सही नहीं है। अब विकास का ये जो हमारा स्वरूप है ना दोस्तों, उसको और गहराई के साथ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि विकास जो होता है ना दोस्तों, वो किस चीज पर जुड़ा होता है, वो आपकी परिस्थिति पर टिका होता है कि आपका जो विकास है कि आप अपने जीवन को बेहतर करेंगे, ये किस चीज पर आधारित होता है, ये इस चीज पर आधारित होता है कि आप किस क्षेत्र में रह रहे हैं, है ना, आपकी सिचुएशन या फिर आपकी परिस्थिति क्या है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझिए कि एक व्यक्ति है भाई, वो गांव में रहता है ना, और गांव में जो ये व्यक्ति रहता है ना, इसके घर के आसपास कोई पक्की सड़क नहीं है। अब गांव के आसपास रहने वाला व्यक्ति है, गांव में सिर्फ कच्ची ही सड़क है। ये जो व्यक्ति है ना, ये बस यही ख्वाहिश कर रहा है कि एक बार बस हमारे गांव में एक पक्की सड़क बन जाए और ये सड़क शहर से जुड़ जाए तो हमारे लिए कितना अच्छा हो जाएगा, है ना। तो गांव के व्यक्ति के लिए क्या है दोस्तों, अगर आप लोग देखते हैं तो गांव के व्यक्ति के लिए विकास ये है कि क्या होगा कि भाई हम गांव में रहते हैं और हमारे गांव से शहर जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है, 5-5 किलोमीटर तक हमें कच्चे रास्ते पर चलना पड़ता है। तो अगर एक पक्की सड़क बन जाएगी तो उसके लिए क्या है दोस्तों, वो विकास है। क्यों है? क्योंकि ये व्यक्ति गांव में रहता है। विकास किस चीज पर आधारित है दोस्तों? विकास इस चीज पर आधारित है कि आपकी परिस्थिति या फिर आपकी सिचुएशन या फिर आप किस क्षेत्र विशेष में रह रहे हैं, किस जगह विशेष में रह रहे हैं। तो गांव के व्यक्ति के लिए पक्की सड़क का मिल जाना ही दोस्तों क्या है, विकास है। लेकिन अगर हम इसको एक अलग एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या यही एग्जाम्पल हम शहर के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं? नहीं। हम देखते हैं कि दोस्तों अब अगर हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि जो हमारा विकास होता है ये लोगों की परिस्थिति, किस क्षेत्र विशेष में आप रह रहे हैं, उसके आधार पर भी हमें अलग अलग दिखता है। गांव के व्यक्ति के लिए विकास है कि एक पक्की सड़क का मिल जाना, लेकिन जब हम बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो शहर में रहता है, शहर में तो पक्की सड़कें हैं, शहर के आदमी के लिए विकास क्या होगा? शहर का आदमी क्या बेहतर करना चाहेगा? उसके पास तो पक्की सड़कें हैं ना। अब इसको एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि भाई ये एक शहर का आदमी है और ये आदमी अपने ऑफिस जाना चाहता है, दफ्तर जाना चाहता है, और दफ्तर जाने के लिए इसको पहले ऑटो रिक्शा पकड़नी पड़ती है। ऑटो रिक्शा कर ये फिर मेट्रो पकड़ता है, मेट्रो स्टेशन तक पहुंचता है, और मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने में ना इसका आप देखते हैं कि दोस्तों 1 घंटे का सफर आप देखते हैं कि 1 घंटे तक का इसका टाइम लग जाता है। तो इस आदमी के लिए, है ना, ये जो हमारा व्यक्ति है, इस आदमी के लिए विकास क्या होगा? इस आदमी के लिए विकास होगा कि भाई हमारे ना घर से मेट्रो स्टेशन बहुत ज्यादा दूर है, काश मेट्रो स्टेशन हमारे घर के पास ही आ जाए। देख पा रहे हैं आप, है ना। गांव के व्यक्ति के लिए सिर्फ सड़क मिलना ही विकास है, क्योंकि वो गांव में रह रहा है, उसकी परिस्थिति वो है। वहीं शहर के व्यक्ति के लिए सड़कें हैं, हर चीज है, ऑटो रिक्शा भी है, लेकिन आप देखते हैं कि उसको और बेहतर चीज चाहिए। वो क्या चाह रहा है? वो ये चाह रहा है कि मेरे घर के बराबर में ही मेट्रो स्टेशन खुल जाए, तो इतना लंबा जो मुझे रास्ता करना पड़ता है ऑटो रिक्शा से, ये ना करना पड़े। आप देखते हैं कि अगर मेट्रो लाइन उसके घर के पास ही खड़ा हो जाएगी तो उसके लिए वो विकास होगा। और ये क्यों है? क्योंकि ये शहर में रह रहा है। तो हर एक व्यक्ति का जो विकास है वो अलग अलग होता है। हर व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति के लिए विकास हो ये भी जरूरी नहीं। जैसे हमने अपनी सबसे पहले सड़क वाले एग्जांपल से देखा, फिर हमने ये देखा कि आपका विकास आधारित होता है आप किस जगह पर रह रहे हैं। गांव में रहने वाले व्यक्ति के लिए पक्की सड़क का मिल जाना विकास है, वहीं शहर में रहने वाले व्यक्ति के लिए आप क्या देखते हैं दोस्तों, उसके लिए विकास है कि उसको अपने घर के बाहर मेट्रो स्टेशन चाहिए। ठीक है। अब साधारणतः अगर हम लोग अपने समाज की बात करें, अगर हम लोग भारतीय परिवेश की बात करें दोस्तों, है ना, अगर हम लोग अपने भारतीय समाज की बात करें, एक चीज आप और हम अपने समाज के अंतर्गत बहुत बार होते हुए देखते हैं, उसको यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, अपने माता पिता से, अपने घर के अंतर्गत जो बड़े लोग होंगे उनसे सुना होगा, अरे तुम्हें पता नहीं हमारे घर के बराबर में रहने वाले ये जो वर्मा जी हैं, शर्मा जी हैं, पहले कुछ भी नहीं था इनके यहाँ पर, अब देखो इनके यहाँ पर कितना विकास इन लोगों ने अपना कर लिया। पहले तो कुछ भी नहीं था, अब तो इनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, अब तो इनके पास बड़े बड़े घर हैं, अब तो इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। ऐसा वो क्या कर रहे हैं भाई? पहले वो कम कमा रहे थे। साधारणतः अगर हम लोग अपने समाज के अंतर्गत देखें, जब भी हम लोग किसी व्यक्ति के विकास को दर्शाते हैं कि वो पहले से बेहतर कर रहा है, उसका जीवन, उसका घर, उसकी जिंदगी पहले से बेहतर हुई है, तो हम उसका क्या आधार बनाते हैं दोस्तों? हम उसका आधार बनाते हैं आय। कि पहले ये व्यक्ति कम पैसे कमा रहा था, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि इसने ज्यादा पैसा कमाना शुरू किया और इसने अपने आप को बेहतर किया या फिर इसका विकास हुआ, है ना। तो जैसे आप और हम साधारणतः जब देखते हैं कि अपने जीवन के अंतर्गत जब भी बेहतर करने को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति ज्यादा कमा रहा है तो हम कहते हैं कि भाई इसका विकास हो रहा है ना। अब विकास साधारणतः जब भी हम चेक करते हैं दोस्तों आय के आधार पर ही, आय का मतलब क्या है? इनकम के आधार पर ही, कि आपकी कमाई कितनी है या फिर आपकी सैलरी कितनी है। तो अगर आप ज्यादा कमाते हैं तो यह माना जाता है कि आपका विकास होने लगा है ना। अब दोस्तों इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यहां पर। और दुनिया के अंतर्गत अगर हमें किसी देश को क्या कहना है दोस्तों, अगर दुनिया के अंतर्गत अगर हमें किसी देश को क्या कहना है, यहां पर हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं कि दुनिया के अंतर्गत अगर हमें किसी देश को अमीर देश की संज्ञा देनी है, अमीर देश कहना है, या फिर अगर हमें किसी देश को गरीब देश कहना है, या फिर अगर किसी देश को हमें मध्यम आय वाला देश कहना है कि यहां पर लोग ना तो बहुत ज्यादा कमाते हैं ना तो बहुत कम कमाते हैं, तो उसका क्या आधार होगा? उसका आधार साधारणतः हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों? आय। जैसे हम अपने आसपास
जब कहते हैं कि कोई व्यक्ति है उसका जीवन बेहतर हुआ है तो हम उसकी सैलरी या फिर उसकी कमाई की बात करते हैं कि भाई ज्यादा कमा रहा है तो उसका मतलब है कि वो अमीर होने लगा है, उसका जीवन बेहतर हो रहा है, वो विकास की तरफ जा रहा है। ऐसे ही जब हम दुनिया के अमीर देशों की बात करते हैं, दुनिया के गरीब देशों की बात करते हैं या फिर दुनिया के मध्यम देशों की बात करते हैं, तो उसका आधार भी हम लोग क्या बनाते हैं दोस्तों? उसका आधार भी हम लोग आय ही बनाते हैं। दुनिया में एक बैंक हमें देखने को मिलता है दोस्तों, और इस बैंक का नाम क्या है दोस्तों? इस बैंक का नाम है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये रहा जी, है ना। क्या है दोस्तों? इस बैंक का नाम है वर्ल्ड बैंक, और अंग्रेजी में इसको वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, और हिंदी के अंतर्गत अपन लोग इसे किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? इसको हम लोग विश्व बैंक के नाम से पुकारते हैं। अब ये जो दोस्तों विश्व बैंक है, इसने ये कहा है कि अगर आपको दुनिया का, है ना, आप देखते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है ना, इसी ने ये तरीका प्रस्तुत किया है। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि अगर हमें किसी देश को बताना है कि ये अमीर देश है, ये गरीब देश है और ये मध्यम देश है, तो हमें सिर्फ उस देश के अंतर्गत क्या देखना होगा? हमें उस देश के अंतर्गत मुख्य तौर पर क्या चेक करना होगा? हमें उस देश के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय, लोगों की आय को देखना होगा, है ना, कि हर व्यक्ति उस देश में कितना कमा लेता है। और विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट के अंतर्गत कहा, जो साल 2006 के अंतर्गत आई, उसमें कहा कि अगर हमें किसी देश के विकास को चेक करना है तो सिर्फ उसका एक ही तरीका है, और वो क्या है कि सिर्फ उस देश की आय को देखो। उसका कहना है कि अगर कोई देश या फिर वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, जो एक साल में $12,056 कमा लेते हैं, कि अगर किसी देश के अंतर्गत रहने वाला हर व्यक्ति $12,056 कमा लेता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम लोग विकसित देश या फिर अमीर देश कहते हैं। तो वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि अगर किसी देश को अमीर देश बताना है, गरीब देश बनाना है, तो उसको सिर्फ एक ही तरीका है, उसके वहां पर हर व्यक्ति कितना कमा लेता है वो देखो। और इन्होंने कहा कि भैया अगर किसी देश में हर व्यक्ति $12,056 कमा लेता है, तो उस देश को अपन लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग विकसित देश या फिर अमीर देश कहेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग एक और चीज देखते हैं, वो क्या? उसी के साथ साथ वर्ल्ड बैंक ने कहा कि दोस्तों अगर कोई देश है जहां पर लोग मात्र एक साल में 995 अमेरिकी डॉलर ही प्राप्त कर पाते हैं, तो उनको क्या कहा जा रहा है दोस्तों? उनको हम लोग निम्न आय वाले देश के तौर पर पुकारते हैं, या फिर गरीब देशों की संख्या में पुकारते हैं। तो गरीब देश कौन है? वो देश जहां पर हर व्यक्ति लगभग $995 प्राप्त कर पाता है एक साल में। अब कुछ ऐसे भी देश हैं दोस्तों जो ना तो बहुत गरीब है ना तो बहुत अमीर है, जैसे हमारा प्यारा भारत देश हुआ। और वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है ना, उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भारत के बारे में बताया गया है कि भारत ना तो बहुत गरीब है ना तो बहुत अमीर है। भारत के अंदर आप देख पा रहे हैं कि हर व्यक्ति लगभग 1,820 रुपए, है ना, 1,820 अमेरिकी डॉलर प्राप्त कर पा रहा है। तो वर्ल्ड बैंक ने दुनिया के अंदर किसी देश को अमीर कहने या फिर किसी देश को गरीब कहने के लिए सिर्फ एक तरीका बताया है, जिसे कहा जा रहा है कि आय। कि अगर कोई देश ज्यादा कमा रहा है तो हम कहेंगे कि वहां पर विकास हो रहा है, अगर किसी देश के लोग कम कमा रहे हैं तो हम कहेंगे कि वहां पर विकास कम हो रहा है, और अगर किसी देश के लोग मध्यम कमा रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो मध्यम आय वाला देश हुआ। क्या अब दोस्तों यहां पर एक सवाल बनता है, क्या सिर्फ आय के आधार पर, क्या सिर्फ सैलरी के आधार पर यह कहना सही होगा? क्या सिर्फ सैलरी के आधार पर यह कहना सही होगा कि उस देश का विकास हो गया, है ना? क्या सिर्फ हमें पैसे के आधार पर ही किसी देश को और उसके विकास को चेक करना चाहिए? देखो, हम देखते हैं कि बहुत से जो हमारे अर्थशास्त्री हैं उनका यह कहना है कि नहीं, कि सिर्फ हम पैसे के आधार पर, आय के आधार पर किसी भी देश के विकास को चेक नहीं कर सकते। भाई पैसा हो यह अच्छी बात है, लेकिन उसी के साथ साथ उस देश के अंदर शिक्षा का क्या स्तर है, उसी के साथ साथ उस देश में लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिलती है कि नहीं मिलती, यह भी तो पता होना चाहिए ना। इलाज मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा, वहां पर लोगों को नौकरी का क्या स्तर है, ये लोगों को नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती, यह भी पता होना चाहिए। वहां का समाज कैसा है, कि वहां पर शांति रहती है कि नहीं रहती, है ना, यह भी पता होना चाहिए। तो आप देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है, विश्व बैंक कहता है कि भाई अगर हमें किसी देश के विकास को चेक करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें सिर्फ उस देश की आय को चेक करना होगा। लोग ज्यादा कमा रहे हैं तो उन्हें विकसित देश कह दो, लोग कम कमा रहे हैं तो उनको गरीब और मध्यम आय वाला देश कह दो। लेकिन विकास की ये सही परिभाषा नहीं है। अगर आपको विकास चेक करना है तो विकास को चेक करने के लिए उस देश, अगर वो देश बेहतर कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, उसके लिए आपको आय तो देखनी होगी उस देश के लोगों की, वहां पर शिक्षा का क्या स्तर है, स्वास्थ्य का, नौकरी का, समाज का, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि दुनिया में ये जो तरीका है ना, दुनिया के अंदर विकास को चेक करने का ये जो एक अलग स्वरूप है, दो चीजें देखी हमने। तो वर्ल्ड बैंक को देखा, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि सिर्फ आय को चेक करो, लेकिन एक नया संगठन हमें दिखता है जिसे हम लोग यूएनडीपी, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। और ये जो हमारा संगठन है दोस्तों, जिसे हम लोग यूएनडीपी कह रहे हैं, यूएनडीपी क्या कहता है कि दोस्तों अगर आपको किसी देश के अंतर्गत विकास को चेक करना है तो विकास को चेक करने के लिए उस देश की आय तो देखो कि लोग वहां पर ज्यादा कमाते हैं कि नहीं, लेकिन उसी के साथ साथ वहां पर शिक्षा के स्तर को देखो, वहां पर स्वास्थ्य की स्थिति को देखो, है ना, उसी के साथ साथ लोगों को नौकरी मिल रही है कि उस देश में नहीं मिल रही, ये भी देखो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको
किसी देश के विकास को चेक करने का तरीका ढूंढना है, आपको दो फॉर्मूले दे दिए गए हैं। आपसे कहा जा रहा है या तो वर्ल्ड बैंक का फॉर्मूला यूज करो या फिर यूएनडीपी का, जिसमें कहा जा रहा है कि आय को भी देखो, शिक्षा को भी देखो, स्वास्थ्य को भी देखो, नौकरी को भी देखो। आपके हिसाब से कौन सा तरीका सबसे बेहतरीन है, किसके जरिए हम वास्तविक पिक्चर को समझ सकते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है ना। जल्दी बताइए दोस्तों कि आपके हिसाब से हम लोग किस तरीके को यूज कर सकते हैं, है ना। जल्दी से कमेंट करके बताइए। और हर एक बच्चा, आप सभी को पता है दोस्तों, यूएनडीपी को ही चूज कर रहा है, क्योंकि हम सभी को पता है कि सिर्फ पैसे के आधार पर किसी देश को अमीर देश, गरीब देश, मध्यम आय वाला देश कहना सही नहीं है। उस देश में शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, रोजगार का स्तर, इस सभी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो जो यूएनडीपी अपना आइडिया प्रस्तुत करता है विकास को चेक करने का, ये काफी बेहतर स्वरूप हमें देखता है। अब दोस्तों एक चीज यहां पर हमारे सामने पेश की जा रही है, इसको अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है मानव विकास सूचकांक, है ना। इस चीज का नाम क्या है दोस्तों, इस चीज का नाम है मानव विकास सूचकांक। अंग्रेजी में हम लोग इसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि जो हमारी यूएनडीपी है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ये जो संगठन है, ये दुनिया में जितने भी देश हैं, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में जितने भी देश हमें दिखते हैं उनकी रिपोर्ट कार्ड है। जैसे आपकी हर साल आपकी रिपोर्ट कार्ड आती है, कक्षा 9 में आपके इतने नंबर थे, उसकी रिपोर्ट कार्ड आई, कक्षा 10वीं की आएगी, फिर भविष्य में कक्षा 11वीं की, फिर 12वीं की, है ना। ऐसे ही आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं, हर साल उनकी रिपोर्ट कार्ड आती है। और यूएनडीपी जो है वो क्या करता है दोस्तों, अलग अलग ये जो देश हैं, इन देशों में आय कैसी है, लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, यहाँ पर शिक्षा का स्तर कैसा है, यहाँ पर स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, इसके आधार पर क्या करता है दोस्तों, रिपोर्ट बनाता है। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग मानव विकास सूचकांक कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, के लोग कैसा अपने आप को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, क्या उस देश में सच में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रयोग हर साल पेश की जाने वाली एक रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, इस रिपोर्ट के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि हर साल यूएनडीपी के द्वारा ये बताया जाता है कि दुनिया के अंतर्गत जितने भी देश हैं, वो हर साल आपको दिखता है कि हर वर्ष वो कितने क्या कर रहे हैं, अपनी शिक्षा को बेहतर कर रहे हैं। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि हर साल वो कैसे अपनी लोग वहां पर आय को किस तरीके से प्राप्त कर रहे हैं, वहां पर रोजगार का क्या स्तर है। तो उसके आधार पर क्या किया जाता है, हर साल यूएनडीपी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। तो जहां पर सबसे ज्यादा अच्छी शिक्षा होती है, जहां पर लोग सबसे ज्यादा कमाते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा रोजगार होता है, जहां पर सबसे अच्छा स्वास्थ्य होता है, वो कंट्री टॉप पर होती है। फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। और जब से ये रिपोर्ट शुरू हुई है तब से हम देखते हैं कि नॉर्वे, ये जो देश है, ये हमेशा से टॉप पर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक तो हमने आप सभी के साथ इसके बारे में डिस्कशन किया। तो नॉर्वे तो दोस्तों इस रैंकिंग के अंदर हमेशा से टॉप पर रहा। वहां पर लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं अच्छा खासा, वहां पर शिक्षा बहुत अच्छी है, वहां पर लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, इलाज मिल रहा है अच्छा, और वहां पर नौकरी की भी अच्छी सुविधा है। तो इसीलिए नॉर्वे हमेशा से टॉप पर है। और ये रिपोर्ट आप देखते हैं कि कब से लॉन्च हुई है दोस्तों, ये 1991 से आप देखते हैं कि हर साल पेश की जाती है। अगर बात की जाती है किसकी दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं हमारे प्यारे भारतवर्ष की, तो साल 2018 के आंकड़े आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। साल 2018 के हिसाब से हम देखते हैं कि हमारा भारत 130वें नंबर पर है ना। लगभग 192 देशों में हमारा प्यारा भारत 130वें नंबर पर हमें आता हुआ दिखता है। श्रीलंका की जो रैंकिंग है दोस्तों, छोटा देश है, अगर आप भारत के मानचित्र को देखते हैं, ये जो छोटा सा देश है श्रीलंका, इसकी रैंकिंग 2018 में 76 थी, 76वें नंबर पर था। पाकिस्तान की रैंकिंग दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि 150 है, नेपाल की 149 और बांग्लादेश की 136 हमें देखने को मिलती है। अगर हम लोग साल 2023 के अंतर्गत देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है मानव यूएनडीपी में, तो यूएनडीपी के अंतर्गत हर साल ये रिपोर्ट पेश की जाती है। तो इसके अंतर्गत हमारा प्यारा भारत अब 133वें नंबर पर हमें दिख रहा है ना। तो हम 3 पायदान नीचे चले गए हैं दोस्तों। ठीक, तो अब तक हमने क्या देखा है, यूएनडीपी क्या है, किसके द्वारा पेश किया जाता है, इसमें क्या चेक होता है। भारत की साल 2018, आपकी किताब में साल 2018 के आंकड़े वही पूछे जाएंगे, तो वो बता दिए। भारत 130वें नंबर पर था और भारत से छोटा देश श्रीलंका, उसकी स्थिति थोड़ी उस समय अच्छी हुआ करती थी। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए कहानी को और सजगता के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। विकास क्या है, विकास को किस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं, यूएनडीपी वर्ल्ड बैंक क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, उसको हमने देखा, और मानव विकास सूचकांक से क्या तात्पर्य है उसको हमने समझा। यहां से हम लोग डिस्कशन करेंगे विकसित देशों की विशेषताएं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस शब्द को जरूर सुना होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं विकसित देश, और अंग्रेजी में इनको क्या कहा जाता है, इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं डेवलप्ड नेशन। और दूसरा क्या कहलाता है दोस्तों, दूसरा कहलाता है विकासशील देश। विकासशील देश का मतलब क्या है और विकसित देश का क्या मतलब है, उसको हम लोग समझने की कोशिश यहां पर बहुत अच्छे तरीके से आप सभी के समक्ष कर रहे हैं। तो कृपया करके पूरा का पूरा जो फोकस है आपको कक्षा कक्ष के अंतर्गत लगा के रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग विकसित देश के बारे में क्या कर रहे हैं दोस्तों, समझने की कोशिश करेंगे। भाई विकसित देश की सबसे पहली विशेषता है कि ये ऐसा देश है जहां पर नई नई टेक्नोलॉजी मौजूद है और इन लोगों ने अपने आप को विकसित कर लिया है। यानी कि यहां पर गरीबी कम है, यहां पर शिक्षा बहुत अच्छी है, यहां पर रोजगार बहुत अच्छे हैं, यहां पर लोगों की आय बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत कमाते हैं। तो ऐसा देश जहां गरीबी कम, रोजगार ज्यादा, शिक्षा का स्तर अच्छा और जहां पर लोग ज्यादा कमाते हैं, तो उनको हम लोग डेवलप्ड नेशन कहते हैं। उन्होंने अपने आप को बेहतर बना लिया है, सबसे बेहतर रूप में वो अपने आ चुके हैं। जहां पर नई नई टेक्नोलॉजी मौजूद है, नए नए काम लोग करते हैं, लोगों के जीवन जीने का स्तर बहुत अच्छा है। आप देखते हैं कि उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, एडवांस
लाइफस्टाइल उनका होता है, वहां पर हर व्यक्ति ज्यादा कमाता है, उच्च प्रति व्यक्ति आय, हर व्यक्ति की आय हर साल बढ़ती रहती है। उसी के साथ वहां पर लोग पढ़े लिखे हैं, ज्यादा वहां पर शिक्षा का स्तर देखने को मिलता है और लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं। लोग आपको देखते हैं कि जन्म मृत्यु दर पर नियंत्रण है। तो ऐसा कोई देश जहां पर नई नई टेक्नोलॉजी मौजूद है, लोगों का जीवन बहुत अच्छा है, अच्छी शिक्षा है, अच्छा स्वास्थ्य का स्तर है, लोग ज्यादा कमाते हैं, तो ऐसे देशों को हम लोग विकसित देश कहते हैं। और अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, कनाडा हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये सभी ऐसे देश हैं जिनको हम लोग विकसित देशों की श्रृंखला में रखते हैं। अब विकासशील देश कौन से होते हैं? देखिए, विकासशील देश ऐसे देश हैं जो विकसित होने वाले हैं, जो अपने सबसे बेहतर रूप में आने वाले हैं। जैसे हम देखते हैं कि इन देशों में हमारा प्यारा भारत है, ब्राजील है ना, चीन है, ये कुछ ऐसे देश हैं जो अभी विकसित नहीं हुए हैं, ये विकासशील हैं, ये धीरे धीरे बेहतर से बेहतर रूप में आने वाले हैं। इन देशों के अंतर्गत हमें दिखता है कि लोग अभी भी क्या है दोस्तों, इन देशों में रहने वाले लोगों की आय अभी भी थोड़ी कम हमें देखने को मिल जाती है विकासशील देशों में। यहाँ पर शिक्षा का स्तर अभी भी कम है। इस देश के अंदर लोगों का जो रहन सहन है वो नॉर्मल होता है, सामान्य होता है, उच्च नहीं होता है। इस देश के अंदर अभी भी कारखानों की कमी है और लोगों को अभी भी बेहतर इलाज नहीं मिल पाता। तो ऐसे देश क्या कहलाते हैं? विकासशील देश कहलाते हैं, जो बेहतर हो रहे हैं। अभी पूरे बेहतर नहीं हुए, अभी ये पूरे तौर पर डेवलप्ड नहीं हुए हैं, ये धीरे धीरे अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। ठीक है, हमारा प्यारा भारत एक विकासशील देश है, भविष्य में ये जरूर विकसित देशों की श्रृंखला में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी तक हमने विकसित देश क्या है, विकासशील देश क्या है, विकास क्या है, विकास को किस तरीके से मापते हैं, यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक क्या है, उन सभी बिंदुओं को डिस्कस कर लिया है। अब यहां से हम कहानी को आगे लेकर जा रहे हैं। अब कुछ अलग अलग बिंदुओं को हम लोग डिस्कस करेंगे, उनका हम सभी के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर एक शब्द आपके सामने पेश किया जा रहा है जिसे हम लोग कह रहे हैं प्रति व्यक्ति आय। अब भाई प्रति व्यक्ति आय क्या होती है दोस्तों, है ना? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि हमारे प्यारे भारत देश की जनसंख्या क्या है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं कि भारत की जनसंख्या अगर हम देखें तो साल 2001 में हमारे देश की जनसंख्या थी 102 करोड़। ठीक है जी हाँ। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं दोस्तों कि साल 2011 के हर 10 साल में जनगणना होती है, हम देश के लोगों को गिनते हैं, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो हो जाती है दोस्तों 121 करोड़। ठीक, उसी के साथ साल 2021 में भी हमारी जनगणना होनी थी लेकिन हो नहीं पाई कोरोना की वजह से। लेकिन हाल फिलहाल में जो कुछ आंकड़े आए हैं सरकार के द्वारा, उसमें यह बताया गया है कि हमारी जनसंख्या 136 करोड़ के आसपास या फिर इससे ज्यादा हो गई है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हमारे भारत के हैं, हमने चीन को भी छोड़ दिया है। भारत के लोग मेहनती हैं और हमने अपनी मेहनत का प्रतिरूप दिखाया। देखिए कैसे जनसंख्या हमारी बढ़ गई। अब देखो इतना बड़ा देश है, अब इतने बड़े देश के अंतर्गत दोस्तों, है ना, अब हमें क्या करना है? अब हमें यह पता करना है कि भैया हमारे देश के अंतर्गत हर एक व्यक्ति कितना कमा लेता है। 176 करोड़ लोग, हर एक व्यक्ति से पता करना है कि वो कितना कमा लेता है। बहुत मुश्किल काम है, बहुत लंबा काम है, बहुत लेंथी काम है, बहुत डिफिकल्ट काम है। तो इसको प्राप्त करने का प्रति व्यक्ति आय क्या है दोस्तों, कि हमें ये पता करना है कि हमारे देश में हर व्यक्ति कितना कमा लेता है। और इसको पता करना बहुत मुश्किल है, हर व्यक्ति के पास जाके पूछना तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है दोस्तों, जिसे हम लोग कैसे देखते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि देश की जो हमारी कुल जनसंख्या है, देश की जो हमारी कुल जनसंख्या है ना, प्रति व्यक्ति आय निकालने का एक फॉर्मूला है कि देश की जो आपकी क्या है दोस्तों कुल जनसंख्या है, इसको आप लोग क्या कर देते हैं, इसको आप लोग क्या कर देते हैं, मुख्य तौर पर देश की जो हमारी, ध्यान से सुनिएगा, देश की जो हमारी कुल आय है, हमारे देश कितना कमाता है एक साल में, देश की जो हमारी कुल आय है, देश एक साल में कितना कमाता है, इसे देश की टोटल जनसंख्या से क्या कर दिया जाता है दोस्तों, भाग कर दिया जाता है। एक साल में हमारे देश में जितना पैसा कमाया गया उसे देश की टोटल जनसंख्या से जब हम भाग करते हैं तो जो राशि हमें प्राप्त होती है, जो नंबर हमें प्राप्त होता है, वही क्या कहलाता है दोस्तों, उसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और साल 2006 के अनुसार से हमारे भारत में आप देखते हैं कि हर व्यक्ति लगभग एक साल में 28,000 रुपए कमा लेता है, जो एक अच्छा नंबर नहीं है, हमें इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। एक साल में मात्र 28 रुपए हमारे हर एक भारत के अंतर्गत मौजूद व्यक्ति कमाता हुआ हमें दिख रहा है। तो प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय है कि देश का हर व्यक्ति कितना कमा लेता है। इसको निकालने का एक फॉर्मूला है कि देश एक साल में जितना पैसा कमा रहा है, इसे देश की टोटल जनसंख्या से जब हम भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद जो संख्या या फिर नंबर आता है दोस्तों, उसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और साल 2006 के अनुसार हर भारत का व्यक्ति एक साल में 28,000 रुपए तो कमा ही पा रहा था। अब एक और बिंदु दोस्तों हमारा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, है ना। और प्रति व्यक्ति आय का क्या होगा दोस्तों, जितनी ज्यादा प्रति व्यक्ति आय हमारी बढ़ेगी, इसका मतलब होगा कि उतना ज्यादा हमारे देश का विकास होगा। अगर लोग ज्यादा कमाएंगे तो देश का विकास ज्यादा होगा, देश पहले से बेहतर होगा, लोगों का जीवन बेहतर होगा। अब यहां पर एक शब्द है दोस्तों जिसे हम लोग कह रहे हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या होता है कि दोस्तों किसी देश में उत्पादित कुल आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। कि हमारा जो पूरा का पूरा भारत देश है, हमारे पूरे भारत देश में आपको दिखता है कि लोग बहुत सारे काम करते हैं, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, यूट्यूबर है, किसानी करते हैं, लोग ऑफिस में काम करते हैं, सरकारी जॉब में बहुत से लोग काम करते हैं, देश के अंतर्गत लोग बहुत सारे काम करते हैं, लोग बिजनेस करते हैं। इन सभी अलग अलग कामों से देश के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, देश के अंतर्गत देश की सरकार के पास पैसा आता है ना। देश के अंदर आप देखते हैं कि देश की टोटल इनकम आती है। तो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि किसी भी देश के अंतर्गत
अलग अलग तरीके से जो लोग काम करते हैं, इस काम को करने के बाद जो टोटल आप देखते हैं कि आय या फिर आप देखते हैं जो पैसा कमाया जाता है एक साल के अंतर्गत, इसी को हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से पुकारते हैं कि देश के अंतर्गत लोग अलग अलग आर्थिक काम करते हैं। इन अलग अलग काम करने के बाद एक साल में लोग जितना पैसा कमाते हैं इन अलग अलग कामों को करने के बाद, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से पुकारते हैं। तो एक नया फैंसी सा वर्ड हमारे सामने आया है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या हुआ कि देश के अंदर मौजूद बहुत सारे लोग हैं। अभी देश के अंदर बहुत सारे लोग अलग अलग काम करते हैं। ये अलग अलग काम करने के बाद जो एक साल में देश के पास पैसा जमा होता है, ये सभी लोग जो मिलकर आपको दिखता है कि पैसा अर्जित करते हैं, कमाते हैं, इसी को हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ठीक है, चलिए अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, जिसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, जिसे हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं और इंग्लिश में इसे जीडीपी कहा जाता है। अब जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट में बतानी होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों जीडीपी ये हमारा है, इसको हिंदी में हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब ये जीडीपी होता क्या है इसको अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा ताकि आप हर एक चीज को बहुत समझदारी के साथ समझ सकें। जीडीपी क्या है दोस्तों? जीडीपी मुख्य तौर पर क्या होता है कि हमारे देश में हमने कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया, हमने कितनी वस्तुओं को बनाया, ठीक है, और उसी के साथ साथ हमने कितनी सेवाओं को दिया। ठीक है, सेवाओं का उत्पादन। ध्यान से सुनिएगा तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी कि आखिर जीडीपी होती क्या है। दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि एक साल विशेष में या फिर एक समय विशेष में, है ना, एक समय विशेष में या फिर एक साल विशेष में, एक साल विशेष में, है ना, एक साल के अंतर्गत हमारे देश में हमने कितनी वस्तुओं को बनाया, कितनी कारों को बनाया, कितनी कारों को बनाया, कितनी किताबों को बनाया, कितने फोन को बनाया, और उसी के साथ कितनी सेवाएं दी, यानी कि लोगों ने क्या क्या सामान अपने घर पर डिलीवर किया, कितने लोगों ने डॉक्टर से इलाज करवाया, कहां कहां पर आप खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट में गए। देश के अंतर्गत एक साल में हमने कितनी वस्तुओं को उत्पादित किया और कितनी सेवाओं का उत्पादन किया, इसकी जो टोटल कीमत होती है, इसकी जो टोटल कीमत होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसका जो टोटल मूल्य होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग जीडीपी के नाम से पुकारते हैं। क्या कहा जाता है? उसी को हम लोग जीडीपी कहते हैं। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझिए। याद होगा आपको साल 2020 और साल 2020 में हम देखते हैं कि देश के अंतर्गत कोरोना आ गया था। आया था कि नहीं आया था? जी हाँ आया था। अब जब देश में कोरोना आया था तो हमारे देश के अंतर्गत सारी फैक्ट्रियां बंद हुई थी कि नहीं हुई थी? जी हाँ बंद हुई थी। सारे कारखाने बंद हुए थे कि नहीं हुए थे? जी हाँ बंद हुए थे। सारे ऑफिस बंद हुए थे कि नहीं हुए थे? जी हाँ बंद हुए थे। तो जब साल 2020 में हमारे देश में सारी वस्तुएं बननी बंद हो गई, कोई सामान आपके घर पर डिलीवर नहीं हो रहा था, कोई सर्विस आप नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, कोई आपके घर तक सामान नहीं पहुंच पा रहा था, तो साल 2020 में जब कोरोना आया था तो देश के अंदर ना तो कोई वस्तु बन पा रही थी, ना तो कोई कारखाना खुला था, ना तो कोई फैक्ट्री खुली थी, और ना ही किसी सर्विस को आप प्राप्त कर पा रहे थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उस समय क्या देश की जीडीपी बढ़ी थी या घटी थी, ये बताइए, जल्दी बताइए, है ना। मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं कि साल 2020 में जब देश के अंदर कोरोना आया और जब हमने वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं का उत्पादन बंद होते हुए देखा, तो उस समय देश की जीडीपी घटी थी कि बढ़ी थी? आप बता रहे हैं कि भैया उस समय देश की जीडीपी गिर गई थी, घट गई थी, है ना। तो जब जितनी ज्यादा हम वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, जितनी ज्यादा हम सेवाओं का उत्पादन करेंगे, तो दोस्तों आप देखते हैं कि उतनी ही हमारी जीडीपी बढ़ेगी। भारत के अंदर जो हमारी जीडीपी होती है ना, हम उसको हर 3-3 महीने के अंतराल पर क्या करते हैं, चेक करते हैं, यानी कि एक साल में सरकार 4 बार चेक करती है। ठीक है, समझ में आया? तो जीडीपी क्या है कि एक समय अवधि में हमने कितनी वस्तुओं को बनाया, कितनी सेवाओं को बनाया, उनकी एक्चुअल कीमत, उनका मूल्य क्या है, उसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। अगर हम वस्तुओं को नहीं बनाएंगे, सेवाओं को कम उत्पादित करेंगे, तो जीडीपी गिर जाएगी, जैसे कोरोना समय में हुई थी। अब आज के समय में कारखाने खुले हैं, सेवाएं आप करा पा रहे हैं, आप अपने घर पर किसी सामान का ऑर्डर कराना चाहें तो वो ऑर्डर होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, आपके घर पर वो आराम से ऑर्डर हो जाएगा। तो अब सेवाओं का भी हम दे पा रहे हैं, सर्विसेज भी दे पा रहे हैं, तो अब हमारे देश की जीडीपी आगे बढ़ती हुई आपको दिख रही है। समझ में आया? तो इसी को हम लोग जीडीपी कहते हैं। अब एक और तरीका है दोस्तों जिसके जरिए हम लोग किसी भी देश के विकास को देख सकते हैं, है ना, और उसको हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों, उसको हम लोग कह रहे हैं शिशु मृत्यु दर। अब ये शिशु मृत्यु दर है क्या और ये किस तरीके से कार्य करती है वो हम लोग समझेंगे। देखिए, शिशु मृत्यु दर किसी भी देश के अंदर मौजूद जो वहां की हेल्थ इंडस्ट्री है, स्वास्थ्य सुविधा है, उसको जांचने का एक सबसे बेहतरीन तरीका होता है। और शिशु मृत्यु दर क्या है दोस्तों कि अगर हमें ये देखना है कि किसी भी देश के अंदर वहां का स्वास्थ्य सिस्टम कैसा है, हेल्थ फैसिलिटी कैसी है, तो इसको चेक किया जाता है शिशु मृत्यु दर से। हम देखते हैं कि मान लीजिए कि भैया 1000 बच्चों ने जन्म लिया। अब 1000 बच्चों ने जन्म लिया, 1000 बच्चों ने जन्म लेने के बाद इनमें से कितने बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, अपना पहला बर्थडे मनाते हैं, यानी कि 1 साल के हो जाते हैं। ठीक है, 1000 बच्चों ने जन्म लिया है और हम देख रहे हैं कि इनमें से कितने बच्चे क्या है दोस्तों, अपना पहला बर्थडे मना लेते हैं, यानी कि 1 साल के हो जाते हैं। अगर कोई बच्चे इससे पहले मर जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ही हम लोग शिशु मृत्यु दर कहा जाता है ना, कि भाई 1000 बच्चे जन्म हुए हैं तो 1000 बच्चों को जीवित रहना चाहिए ना। अगर वो मर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इलाज नहीं है, अच्छी सुविधा नहीं है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखते हैं दोस्तों, भारत के अंदर जो हमारी शिशु मृत्यु दर है वो अच्छी नहीं है। तो शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या है कि 1000 बच्चों को हम देखते हैं, 1000 बच्चे मान लीजिए कि जन्म लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और 1000 बच्चे जन्म लेने के बाद 1 साल गुजरने के बाद जितने बच्चे जीवित रहे,
है ना। और जितने बच्चे मर जाते हैं दोस्तों उसी को हम लोग शिशु मृत्यु दर के तौर पर पुकारते हैं, है ना। अगर हम लोग भारत के संदर्भ में देखते हैं तो भारत के अंतर्गत आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा शिशु मृत्यु दर है दोस्तों वो आपको कैसा दिखता है, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि बच्चों की मृत्यु कैसे हो जाती है जब उनको अच्छी गुणवत्ता वाले इलाज नहीं मिलते हैं, है ना। तो भारत के अंदर साल 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारा शिशु मृत्यु दर है वो 30 के करीब आपको दिख रहा है ना। तो 1000 में से आप देख पा रहे हैं कि जो 30 बच्चे हैं वो क्या होता है दोस्तों आपको मरते हुए दिख रहे हैं। ये 30 भी क्यों मर पा रहे हैं, क्यों मर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी उतनी अच्छी नहीं है और ना ही उतना अच्छा इलाज मिल पा रहा है ना। यहाँ पर अभी स्वास्थ्य सेवाओं की आप क्या है दोस्तों अच्छी सुविधा नहीं है। तो किसी भी देश के विकास को चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका है शिशु मृत्यु दर। ये देखो कि वहां पर कैसी हेल्थ सर्विसेज है और उसको देखने के लिए कि 1000 बच्चों ने जन्म लिया, कितने बच्चे एक साल तक पहुंच गए, वो तो ठीक है, जितने मर जाते हैं उसी को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है और भारत में ये आपको 30 के आसपास दिख रहा है। अगला बिंदु है दोस्तों जिसके जरिए हम लोग किसी देश के विकास को भी चेक करते हैं, है ना। आप पैसे के आधार पर तो करते ही हैं, इन चीजों के आधार पर भी चेक करते हैं। इसे कहा जा रहा है पुरुष और महिला का अनुपात, है ना, कि कितने पुरुष मौजूद हैं और कितनी महिला मौजूद है। इसके जरिए भी किसी देश को एक संतुलित देश या फिर एक विकास वाला देश कहा जाता है। इसको निकालने का तरीका है कि 1000 पुरुष हैं, कि भैया हमने 1000 पुरुष को देखा कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग मुख्य तौर पर पुरुष और महिलाओं का अनुपात कहते हैं। साल 2011 के आंकड़े हमारी पुस्तक में मौजूद हैं। उसमें बताया गया है कि भारत में अगर 1000 पुरुष हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास 940 महिलाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो 60 महिलाओं की कमी है ना। तो यानी कि भारत जैसे अभी भी देश में हम भ्रूण हत्या कर रहे हैं, कन्या हत्या कर रहे हैं, ये हमें देखने को मिलता है। ठीक, जिससे हमें समझ में आता है कि ये जो स्थिति है ये सही नहीं है, विकास यहाँ पर सही तौर पर नहीं है, जितने पुरुष उतनी महिलाएं तो होनी ही चाहिए। तो ये तो साल 2011 के आंकड़े आपके सामने रखे गए थे, है ना। आप देख पा रहे हैं दोस्तों काफी पुराने हैं, लगभग 13-14 साल पुराने ये हमारे आंकड़े हैं। लेकिन साल 2023 के अंतर्गत हम देखते हैं दोस्तों भारत में इसी साल की शुरुआत में भारत सरकार ने अपने आंकड़े प्रस्तुत किए और आप जानकर बहुत ज्यादा खुश होंगे। भारत दुनिया का एक ऐसा देश बना है कि जहां पर जितने पुरुष हैं, अगर 1000 पुरुष हैं तो हमारे पास लगभग 1160 महिलाएं हमें देखने को मिल रही हैं, है ना। तो आप देखते हैं कि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हमारे देश के अंदर अब मौजूद हैं और ये एक संतुलित बात हमें दिख रही है, क्योंकि अब सरकार ने जिस तरीके से काम को किया, बच्चियों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो वो अब बैलेंस्ड हमें होता हुआ दिख रहा है। तो पुराने समय में हमें दिख रहा है कि भारत में महिलाओं के खिलाफ माहौल खराब था, लेकिन अब स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। और आपकी किताब के अनुसार, क्योंकि किताब पुरानी है, तो उसमें 1000 पुरुषों पर आप देखते हैं कि 940 महिलाएं ही हैं। आपको तो यही आंकड़ा पूछा जाता है बेटा, लेकिन वर्तमान आंकड़े अगर हम आपको देखते हैं तो भारत में जो स्त्री और पुरुषों का अनुपात है वो बेहतर हुआ है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका है दोस्तों जिसके आधार पर हम लोग किसी भी देश के विकास को या फिर डेवलपमेंट को एड्रेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, और वो कहलाता है जन्म के समय संभावित आयु। कि जन्म के समय लोगों की आयु कितनी होती थी। मैं अगर आपसे पूछूं कि जब हमारा देश प्यारा भारत आजाद हुआ था तो कितनी वर्ष तक सामान्यतः लोग जीवित रहते थे, जल्दी बताइए आपके हिसाब से। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हमारा प्यारा भारतवर्ष जब आजाद हुआ साल 1960 में, तो कितनी वर्ष तक लोग जीवित रहते थे, आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। 32 साल। अधिकतर जो लोग थे ना वो 32 साल तक ही क्या हो जाते थे दोस्तों, उनका जीवन समाप्त हो जाता था। ऐसा क्यों था सर? इसके पीछे वजह ये थी दोस्तों कि उस समय हमारे यहाँ पर अच्छे इलाज नहीं थे, अच्छी सुविधाएं नहीं थी, अच्छे अस्पताल नहीं थे, लोग बीमार होते थे और मर जाते थे, है ना। तो वो क्या दिख रहा है कि उस समय हमारे देश के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसे हम लोग जन्म के समय संभावित आयु कहते हैं, वो बहुत कम थी। मात्र 32 साल की आयु में लोग मर जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हमने अपने देश में हेल्थ की सर्विसेज को बेहतर किया, हमारा देश बेहतर हुआ, हमारे देश का विकास हुआ, तो हमारे देश में अब लोगों की आय भी आपको बढ़ती हुई दिख रही है। साल 2011 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, उस समय जो हमारे पुरुष लोग हैं वो 67 साल तक आपको क्या है दोस्तों जीवित रहते हैं सामान्यतः, और देश के अंदर जो महिलाएं हैं वो 72 साल तक आपको क्या दिखती हैं दोस्तों, जीवित रहती हैं। और ये कैसे हो पाया कि इस नंबर से हम इतने नंबर तक पहुंच पाए? क्योंकि हमने अपने देश के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं स्वास्थ्य की उसको बेहतर किया है, और इसी वजह से हमारे देश के अंदर अब जो लोगों की आयु है दोस्तों वो बेहतर हुई है। तो अगर किसी देश में लोग अगर जल्दी मर रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो विकास वाला देश नहीं है, और अब लंबी आयु तक लोग जीवित रह पा रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो देश विकास की ओर जा रहा है। कुछ और हमारे मापदंड होते हैं, कुछ और हमारे तरीके होते हैं जिसके आधार पर दोस्तों हम लोग विकास को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं या फिर विकास को आपके सामने चेक करते हैं। इसके लिए हम देखते हैं दोस्तों एक तरीका है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं साक्षरता दर, है ना। अब ये साक्षरता दर क्या है, इसको हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक शब्द आपके सामने लिखा जा रहा है जिसे कहा जा रहा है साक्षर। भारत के अंदर साक्षर कौन है? साक्षर का मतलब पढ़ा लिखा, है ना। भारत के अंदर किसे साक्षर कहा जाता है? भारत के अनुसार, भारत की सरकार के अनुसार वो हम देख रहे हैं, तो भारत के अंदर ये कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 7 साल से ऊपर है ना, और वो व्यक्ति क्या है दोस्तों, अपना नाम लिख सकता है और पढ़ सकता है, तो उसे साक्षर कहा जाता है, और फिर उसके आधार पर ही देश की साक्षरता दर तय होती है। साल 2011 की अगर हम जनगणना देखते हैं तो उसमें देश के लगभग 74% लोग क्या है दोस्तों, साक्षर हैं, यानी कि पढ़े लिखे हैं, है ना, यानी कि वो अपना नाम लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, उनको हम लोग देश के अंदर साक्षर कहते हैं।
अगर किसी देश के अंदर शिक्षा बेहतर हो रही है, तो आजादी के समय तो ये बहुत कम नंबर था, लेकिन साल 2011 तक आते आते ही नंबर बेहतर हुआ है, अब भी 74% है। क्यों पूरे 100% नहीं है? इसके पीछे वजह है कि भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है, धीरे धीरे बेहतर चीजें हो रही हैं और आने वाले समय में भविष्य में हम जरूर इसको 100% करेंगे। हम देखते हैं कि शिक्षा जो है दोस्तों वो किसी भी देश के विकास को बहुत जबरदस्त तौर पर प्रभावित करती है, क्योंकि उस देश के जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं तो वो अच्छा कमा सकते हैं, वो ज्यादा कमाते हैं तो फिर देश भी हमें आगे बढ़ता हुआ दिखता है। विकास को चेक करने का एक और तरीका होता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है निवल उपस्थिति दर, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं? निवल उपस्थिति अनुपात या फिर निवल उपस्थिति दर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत 6 से 10 साल तक की आयु के कि आपके देश में 6 से 10 साल तक की आयु के कितने बच्चे क्या जाते हैं दोस्तों? स्कूल में जाते हैं, कितनी उनकी अटेंडेंस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग निवल उपस्थिति दर कहते हैं। तो अगर 6 से 10 साल तक की आयु के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब आपका देश विकास वाला देश नहीं है, वहां पर बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा। तो जितने ज्यादा बच्चे 6 से 10 साल तक की आयु के होते हैं स्कूल के अंदर मौजूद, तो फिर वो आगे पढ़ते हैं, उससे देश बेहतर होता है। तो निवल उपस्थिति दर का मतलब क्या है कि आपके देश में 6 से 10 साल तक की आयु के कितने बच्चे आपको स्कूल में पढ़ते हुए दिखते हैं, उनका जो टोटल प्रतिशत होता है उसे निवल उपस्थिति दर कहा जाता है। और ये जितना ज्यादा होगा इसका मतलब होगा कि आपका देश उतना ही ज्यादा बेहतर कर रहा है। उसी के साथ साथ अगर किसी देश को मजबूत होना है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, उसी के साथ आय पे तो बेहतर करना ही है। देश के अंदर जो हमारे और आधारभूत तत्व होते हैं, जैसे सड़कों को मजबूत करो, रेलवे सिस्टम को मजबूत करो, है ना। आप देखते हैं कि लोगों को कारखानों में काम दो, तो जो हमारे आधारभूत संरचना है, जब हम इन पर काम करते हैं तो दोस्तों वो देश तेजी से क्या दिखता है? आपको विकास की ओर जाता हुआ दिखता है। ठीक है, अब यहां पर हमारे समक्ष क्या है दोस्तों? हम देखते हैं कि भारत से संबंधित हमारे 3 राज्य हैं और इन 3 राज्यों से संबंधित चीजों को हमें डिस्कस करना है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन 3 राज्यों में से सबसे बेहतरीन राज्य, सबसे विकास वाला राज्य कौन सा है, इसको हम लोग यहां पर समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर 3 राज्यों के आंकड़े हमारे सामने रखे गए हैं, एक एक कर हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है पंजाब। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो हमारा पंजाब राज्य है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय साल 2006 में हम देख पा रहे हैं कि पंजाब राज्य में हर व्यक्ति 26,000 रुपए हमें कमाता हुआ दिख रहा है। यहां पर शिशु मृत्यु दर क्या है दोस्तों? इनमें से दिख रहा है कि 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो 49 मर जाते हैं। वहीं साक्षरता दर की बात की जाए तो 70% लोग इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर पढ़े लिखे हैं और निवल उपस्थिति दर 81% है कि 81% बच्चे जो 6 से 10 साल के हैं वो स्कूलों में पढ़ते हैं, तो एक अच्छा नंबर है। वहीं बात की जाती है केरल की। केरल के अंदर पंजाब से कम पैसा कमाया जा रहा है लोग, केरल के अंदर जो लोग हैं वो 22,800 रुपए ही आपको दिखता है कि हर व्यक्ति कमा पाता है। शिशु मृत्यु दर यहाँ पर कम है दोस्तों, मात्र 11 बच्चे ही यहाँ पर मर रहे हैं। साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो 91% लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं और अगर बात की जाती है निवल उपस्थिति दर की तो 91% बच्चे 6 से 10 साल तक की आयु के यहाँ पर स्कूल में पढ़ने जाते हैं। बात की जाती है बिहार की, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है इन तीनों राज्यों के हिसाब से, 5,700 रुपए हमें दिख रही है, एक साल में हर व्यक्ति कमाता है। शिशु मृत्यु दर आपको दिखता है कि 60 बच्चे इसके अंदर समाप्त हो जाते हैं, 1000 बच्चे ने जन्म लिया, 60 बच्चों की मृत्यु हो गई। साक्षरता दर हमें दिख रही है 47% और निवल उपस्थिति दर हमें दिख रहा है 41%। तो दिए गए आंकड़ों में से अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से सबसे बेहतर और विकास वाला राज्य कौन सा है तो क्या होगा? अगर हम वर्ल्ड बैंक का तरीका अपनाएं, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है दोस्तों? विश्व बैंक कहता है कि सिर्फ आय देखो, सिर्फ पैसा देखो, जहां पर ज्यादा पैसा है तो उस देश को या फिर उस राज्य को क्या कह दो दोस्तों? विकास वाला राज्य कह दो या फिर विकास वाला देश कह दो। पंजाब में तो लोग 26,000 रुपए कमा पा रहे हैं, वहीं केरल में 22,000 और बिहार में 5,700। तो अगर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से चलते हैं तो हमें क्या दिख रहा है दोस्तों? सिर्फ पंजाब ही बेहतर दिख रहा है। लेकिन हमें पता है कि जब भी विकास को मापना होता है तो सिर्फ पैसा ही नहीं, उसके साथ साथ वहां पर शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, है ना, इन सभी को भी चेक करना होता है। और जब हम इन सभी चीजों को चेक कर पा रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि केरल में लोग पंजाब से थोड़ा कम कमाते हैं, लेकिन यहाँ पर शिशु मृत्यु दर कम है, यहाँ पर लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर बच्चे ज्यादा स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तो इसी वजह से हम दिए गए इन सभी राज्यों में से क्या कहेंगे? केरल जो हमारा राज्य है इसे सबसे विकास वाला राज्य कहेंगे कि भाई ये सबसे अच्छा हमें करता हुआ दिख रहा है ना। क्या दिखेगा दोस्तों? इन सभी राज्यों में से हम कहेंगे कि हमारा जो निष्कर्ष निकलेगा कि केरल इन सभी राज्यों में सबसे विकसित राज्य हमें देखने को मिल रहा है ना। ये अभी तक हमने आंकड़ा आपके सामने रखा है। आगे बढ़ेंगे, एक और तरीका है दोस्तों जिसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं BMI, जिसे इंग्लिश में बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है। BMI हिंदी में कहा जाता है शरीर द्रव्यमान सूचकांक। अब ये शरीर द्रव्यमान सूचकांक क्या है? ये आपको बताता है कि जितना भी आपके शरीर का कुल वजन है और आपकी कुल लंबाई है ना, उसके हिसाब से आपका कितना वजन होना चाहिए। आपकी जो टोटल आयु है, आपकी जो एज है, आपकी आयु कितनी है, उसके हिसाब से आपका कितना वजन होना चाहिए और उसी के साथ आपकी लंबाई, है ना, कितनी है, कितना वजन आपका होना चाहिए, आपकी लंबाई और आपकी एज के हिसाब से आप देखते हैं कि ये प्रस्तुत किया जाता है। तो अगर लोगों का BMI ज्यादा हो जाता है दोस्तों तो वो एक अच्छा सूचक नहीं माना जाता, एक संतुलित BMI हमें देखना चाहिए। तो अधिकतर बेहतर यह है कि अगर कोई गरीब देश होगा, वहां पर उस देश के अंदर जो लोग होंगे उनका बॉडी मास इंडेक्स जो होगा दोस्तों वो बहुत कम हमें देखने को मिलता है ना। वो आपको क्या दिखता है? वो अंडरवेट दिखते हैं, वो कम वजन वाले होते हैं।
जहां पर लोगों को अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार और काम मिलता है, तो वो आपको नॉर्मल दिखते हैं, है ना, या फिर थोड़े ओवरवेट देखने को मिल जाते हैं। तो ये कहलाता है दोस्तों हमारा बीएमआई, जिसे हम लोग शरीर द्रव्यमान सूचकांक कहते हैं। और मुबारक हो दोस्तों, हमने क्या किया है आप सभी के साथ, ये जो हमारा पूरा का पूरा अध्याय था, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी के सामने डिस्कस किया है। हमारा ये जो विकास वाला चैप्टर है दोस्तों, आपको बताते हुए बहुत ही ज्यादा हर्ष, बहुत ही ज्यादा खुशी प्राप्त हो रही है कि इसे अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब इसी आशा और उम्मीद के साथ कि दोस्तों आप लोगों से मुलाकात होगी अपने किसी नए लेक्चर के अंतर्गत, और उस नए